हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हमने फिजिक्स के क्वेश्चन किए थे 35। हमने फिजिक्स के 35 क्वेश्चन कर लिए थे और आज की उस वीडियो में उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए 35 से आगे क्वेश्चन करेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आते हैं, तो आप समझ सकते हो कि कितने इंपॉर्टेंट है। चलो स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन है जो आपके लिए लेवल से थोड़ा सा ऊपर होंगे, तो वो हम जल्दी से नॉर्मली पढ़ लेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बस अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे। 36 क्वेश्चन करते हैं। इफ ए स्मॉल रेनड्रॉप फॉल थ्रू एयर, तो क्या होगा। तो क्या होगा, देखिए, इट्स वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग, उसकी जो वेलोसिटी है वो तो बढ़ती जाएगी फॉर सम टाइम एंड देन बिकम कांस्टेंट, कुछ देर के लिए तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, फिर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। वेलोसिटी ऑफ रेनफॉल इंक्रीज अंटिल इट रीचेज द टर्मिनल वेलोसिटी तक पहुंचने तक इंक्रीज होगी, देन आफ्टर रीचिंग टर्मिनल वेलोसिटी इट बिकेम कांस्टेंट, उसके बाद में कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37। ए बॉय थ्रो 4 stones ऑफ सेम ही शेप है, साइज है, वेट है, विद इक्वल स्पीड एट डिफरेंट एंगल्स, एंगल डिफरेंट है, और हॉरिजेंटल लाइन में फेंके हुए हैं। एक का एंगल है 15, 30, 45 और 60। तो ये एंगल है, तो स्टोन विल कवर मैक्सिमम हॉरिजेंटली। तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में मैक्सिमम कौन सा कवर करेगा वो हमें बताना है। तो सही आंसर होगा 45 डिग्री, ठीक है। अब देखो, इसको अलग थोड़ा सा समझें भी हम, तो भी अगर आप देखोगे, अगर बीच में से जा रहा है वही सबसे लंबी दूरी तय करेगा, यानी 45, ठीक है। अगर हमने ऊपर मार दिया तो वो ऊपर से नीचे आ जाएगा, अगर थोड़ा मार दिया तो वो नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से आप समझिए, तो 45 डिग्री अगर एंगल होगा तो सबसे ज्यादा दूर तक जाएगा। आपके लिए अगर हम फॉर्मूला देखें तो ये फॉर्मूला ये होता है हॉरिजॉन्टल रेंज का, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइड बाई जी, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज थीटा शुड बी 45 डिग्री, 2 थीटा 90 हो जाएगा, तो 1 मैक्सिमम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38। एन एथलीट diving off a high springboard can perform a variety of exercises in the air before entering the water below. Which one of the following parameters will remain constant during the fall? तो जब वो गिरेगी चीज तो कौन सा रिमेन कांस्टेंट होगा, तो होगा एथलीट, एंगुलर मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। व्हेन एथलीट जंप फ्रॉम द स्प्रिंग बोर्ड, he curls his body by rolling his arms and legs in. By doing this, so he decreases momentum of inertia of his body and hence angular speed increase. To conserve the angular momentum, इसलिए I1W1 इक्वल हो जाएगा I2W2 के, जो कि कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। The force acting on a particle executing simple harmonic motion is, तो वो आंसर आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट इज एंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अगर हम इसे ही समझें, तो जब भी फोर्स एक्ट होगा किसी भी एक पार्टिकल पे, वो एग्जीक्यूट करेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन, कैसे करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके डिस्प्लेसमेंट के, और डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, और मीन पोजीशन की तरफ होगा। तो 39th क्वेश्चन देखिए, इजी है। फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग ऑफ ए, ये तो सेम ही क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, ये सेम ही क्वेश्चन है, सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। व्हेन ए बॉल drops from in onto the floor, it bounces. Why is it bounce, ऐसा bounce क्यों होता है, तो सिंपल है, the floor exert a force on the ball during the impact। तो फोर्स भी जो फोर्स है, जो फ्लोर है, एक फोर्स एक्सर्ट करेगा बॉल पे, ठीक है, जिस वजह से बॉल क्या होगी, इम्पैक्ट वो होगी, बाउंस होगी। व्हेन ए बॉल ड्रॉप ऑन टू द फ्लोर, then floor exert a force for a small time which is equal to the change in momentum of the ball. Question number 41. It is difficult to cut thing with a blunt knife because.
क्यों होता है ऐसा? तो ऐसा होता है, ए ब्लंट नाइफ डिक्रीज द प्रेशर। अगर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो कटेगा नहीं, है ना, फॉर ए गिवन फोर्स। देखिए, अगर कोई भी चीज बहुत, एक तो चीज है इस टाइप की, एक चीज है इस टाइप की, अगर यहाँ पे कोई भी चीज है तो ये कम प्रेस कर पाएगी, ये ज्यादा प्रेस प्रेस यानी ये अंदर चली जाएगी जल्दी। तो नाइफ का भी ऐसा ही होता है, अगर ब्लंट नाइफ है तो वो नहीं जल्दी काट पाता, कम प्रेशर लगता है। प्रेशर होता है फोर्स डिवाइड बाई एरिया। जितना ज्यादा एरिया होगा उतना कम प्रेशर लगेगा, जितना ज्यादा फोर्स होगा एरिया उतना ही कम होगा, तो प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। ब्लंट नाइफ के केस में क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है एरिया, हैंस डिक्रीज द प्रेशर। अब देखिए 42 क्वेश्चन। क्रिएशन ऑफ समथिंग फ्रॉम नथिंग इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ, ये किस लॉ के अपोजिट पे है? तो ये है कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी, एनर्जी के लिए ये बोला जाता है कि एनर्जी क्रिएट भी नहीं कर सकते आप, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, वो एक दूसरे से फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में बदल गई, इलेक्ट्रिकल फिजिकल में, ऐसे चेंज होती रहती है। क्रिएशन ऑफ समथिंग फ्रॉम नथिंग इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। ये आपके पास एक न्यूमेरिकल है। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद ए स्पीड ऑफ, ये स्पीड है, द बॉल विल रीच द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स जर्नी, तो हाईएस्ट पॉइंट कहाँ तक पहुंचेगी? उसके लिए आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, O इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। ठीक है, टी की वैल्यू आपको निकालनी है, तो यू बाई जी हो जाएगा, यू साइड चला जाएगा, जीरो दे रखा है यहाँ पे, तो वेलोसिटी जीरो है, ये v था, वेलोसिटी जीरो पुट कर दी, और यहाँ पे जी टी साइड आ गया तो प्लस हो गया, u बाई जी आ गया, u गिवन है आपको, ये g की वैल्यू यानी ग्रेविटी की वैल्यू 9.8, 2.5 सेकेंड, यानी 2.5 सेकेंड बाद क्या होगा, वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा। 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू, जब 1 किलोवाट आर कितने के इक्वल होगा? तो याद रखिए 1 किलोवाट आर होता है ना वो 36, उसके बाद में 5 जीरो, 36 5 0, 36 लाख बोल सकते हैं, 36 लाख जूल के। 1 किलोवाट 36 लाख जूल के। और क्वेश्चन नंबर 45, प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज, प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, क्यों? बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स टू द एरिया, और फोर्स और एरिया डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करते, इसीलिए ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। प्रेशर इज ए फोर्स पर यूनिट एरिया, दिस फोर्स मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द एरिया as there is only fixed direction that is normally to surface, so pressure is a scalar quantity। क्वेश्चन नंबर 46 आप सभी के सामने, ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? करेक्ट कौन से ए और सी है, ए और सी को ही पढ़ते हैं। द मेजरमेंट ऑफ मास टेकन बाय द स्प्रिंग वेट बैलेंस इज करेक्ट एट द प्लेस वेयर द स्प्रिंग बैलेंस इज calibrated for। The measurement of the mass taken by a spring weight balance is correct at the place where the acceleration due to the gravity is same as the with the place where the spring balance it's calibrated for। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्टैक्ट फोर्स? कॉन्टैक्ट फोर्स इसमें से कौन सा नहीं है? तो ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है वो कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए इमेजिनरी फोर्स है वो, ठीक है, पुलिंग एवरीथिंग, जो हर एक चीज को खींचता है टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस विदाउट एनी कॉन्टैक्ट टू द ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48, व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्ट ऑन ए मास ऑफ 1 kg, 1 न्यूटन फोर्स किसी मास पे लगता है जो कि 1 kg है, विच इज एबल टू रिमूव फ्रीली, द ऑब्जेक्ट मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विद एन, क्या स्पीड होनी चाहिए? उसकी स्पीड होनी चाहिए 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी बी ऑप्शन, एक्सेलरेशन होना चाहिए 1 मीटर पर सेकेंड। ये कह रहे हैं कि जब एक न्यूटन फोर्स को एक्ट किया जाए मास 1 kg के मास पे, तो एबल है वो फ्रीली मूव करने के लिए एबल हो जाएगा, कब हो जाएगा? जब उसका एक्सेलरेशन वन मीटर डिवाइड बाई वन वन मीटर डिवाइड बाई सेकेंड स्क्वायर हो। देखिए फॉर्मूला देख लीजिए आप,
फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास आपको 1 न्यूटन दिया गया है, सॉरी 1 kg दिया गया है, और फोर्स आपको 1 न्यूटन दिया गया है। फोर्स डिवाइड बाई मास एक्सेलरेशन के इक्वल आ जाएगा, जो कि 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 49th क्वेश्चन देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलोंग ए स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ फ्लूइड, तो along a streamline flow of fluid, the velocity of all the fluid particle crossing a given position is constant. The velocity of all fluid particle, जो velocity है सभी fluid particle की crossing a given position, जब एक given position को cross करते ही constant हो जाएगी। ठीक है, streamline flow fluid ये ऐसे होता है। क्वेश्चन नंबर 50, How is the kinetic energy of a moving object? Kinetic energy एक moving object की affect करती है if the net work done on it is positive। अगर net work done क्या हो, positive हो, ठीक है, तो क्या होता है, वो increase होती है। क्या increase होती है? kinetic energy as wall forces, so the wall force is positive, then पॉजिटिव के इंक्रीज, तो के इंक्रीज हो जाएगा, कुछ ना कुछ के में ऐड हो जाएगा, चेंज इन के। ठीक है, कुछ ना कुछ चेंज। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, 51 भी ठीक है, चलो देखिए। इफ वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड इनवर्स ऑफ प्रेशर, प्रेशर इनवर्स यानी 1/p, फॉर एन आइडियल गैस ऑफ एट कांस्टेंट टेम्परेचर T, द कर्व सो ऑब्टेन्ड इज, तो वो जो कर्व मिलेगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, यानी इस तरीके से होगा। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, जो v है वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा p के, और ग्राफ बिटवीन v एंड i, v एंड 1/p विल बी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए ओरिजिन। ये न्यूमेरिकल है बड़ा, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सी करेक्ट नहीं है, सही नहीं है। एसआई यूनिट चार्ज इज एम्पियर सेकंड, जो एसआई यूनिट का जो चार्ज है, चार्ज कैसा यूनिट, एम्पियर सेकंड, तो ये तो सही है। डीबे इज यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंटम, ये भी सही है। रेजिस्टिविटी ऑफ ए वायर ऑफ ए लेंथ एंड एरिया क्रॉसिंग सेक्शन डिपेंड अपॉन एल एंड ए, तो ये गलत है। ठीक है, रजिस्टिविटी है वो प्रॉपर्टी है एक मटेरियल की, इट डज नॉट डिपेंड ऑन डायमेंशन, वो डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती। तो रजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होता है, वो उसके डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती, तो ये गलत है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन लेंथ मास इन kg and charge coulomb when accelerated through a potential difference of v joule। ठीक है, ये भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है न्यूमेरिकल, दोनों न्यूमेरिकल देखो। क्वेश्चन नंबर 56 सिक्स कर लेते हैं, ठीक है। एक बॉडी है वो फ्रीली फॉल हो गई फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर, आफ्टर फॉलिंग, फॉलिंग के बाद में थ्रो द डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, द बॉडी वुड, तो क्या होगा, 1/4 ऑफ इस पोटेंशियल एनर्जी वो लूज कर देगी। कितनी, 1/4, क्योंकि डिस्टेंस 5 के बाद में, यानी 20 तो टोटल था, जिसमें से 5 कवर कर लिया, तो 1/4 कवर कर लिया, तो पोटेंशियल एनर्जी 1/4 से कम हो जाएगी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, तो जी ग्राउंड पे आने के बाद जी जीरो हो जाता है, तो जीरो हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, तो लूज हो जाएगी। ठीक है। 57 चलो 57 देख लेते हैं। दो बॉडी हैं ए और बी आर मूविंग विद इक्वल वेलोसिटीज, द मास ऑफ बी इज डबल दैट ऑफ ए, बी का जो मास है वो डबल है ए के मास। इन दिस कांस्टेंट कॉन्टेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी, तो मोमेंटम ऑफ बी विल बी डबल दैट ऑफ ए, बिल्कुल सही है। जो बी का मोमेंटम है, ज्यादा वजन है, तो वो ज्यादा होगा ए की बजाय। ठीक है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है m = p = mv, तो मास अगर डबल है तो मोमेंटम भी डबल हो जाएगा। ठीक है, 2m और m में डिफरेंस है ना, डबल हो गया तो मोमेंटम भी डबल हो जाएगा।
58th क्वेश्चन, एसआई यूनिट ऑफ द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट सभी को पता होगी, क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और पर सेकंड अगर ऊपर आएगा तो मीटर सेकंड स्क्वायर की माइनस आ जाएगा -2। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 59, ए रेसिंग कार एक्सेलरेट on a straight road from rest to a speed of 50 meter per second in 25 seconds, assuming uniform acceleration of the car throughout the distance cover in this time will be। कितना डिस्टेंस कवर हो जाएगा ये पूछ रहे हैं। अब देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। हमें पता है कि वेलोसिटी कितनी है 50, और 25 सेकंड के अंदर टाइम है 25 सेकंड। तो एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। अब देखिए फॉर्मूला होता है हमारे पास, तीन इक्वेशन में से एक इक्वेशन होती है S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अब यहाँ पे ना आपको S की वैल्यू निकालनी है, टोटल कितना डिस्टेंस कवर हो गया। U की वैल्यू आपको गिवन है, इनिशियल वैल्यू होती है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल में तो जीरो होगी क्योंकि रेस्ट पे थी। अब उसके बाद में T की वैल्यू, टी की वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो ही रहेगा। उसके बाद में देखिए प्लस का साइन 1/2 1/2। अब ए की वैल्यू तो आ गई ना 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ए की वैल्यू पुट कर दी हमने। उसके बाद में टी स्क्वायर, टी स्क्वायर यानी 25 × 25। 25 × 25, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 25 × 25 625 आ जाएगा। तो 625 मीटर का जो डिस्टेंस है वो आपने कवर कर लिया है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, द इम्पल्स ऑफ एन पार्टिकल ड्यू टू ए फोर्स एक्टिंग ऑन इट during a given time travel, it is equal to the change in its। जो इम्पल्स होते हैं ना एक पार्टिकल का, जो इम्पल्स है, इम्पल्स होने पार्टिकल ड्यू टू ए फोर्स एक्टिंग ऑन इट, उस पर कोई फोर्स लग रहा है, एक्टिंग ऑन इट ड्यूरिंग द गिवन टाइम इंटरवल इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स। वो उसके मोमेंटम में चेंज हो जाएगा। किसमें? मोमेंटम में। द इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम ये बताती है हमें कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू द चेंज, इक्वल टू द इम्पल्स अप्लाइड ऑन इट। जितना मोमेंटम चेंज होगा उतना इम्पल्स अप्लाइड होगा। ठीक है, ये बताती है। क्वेश्चन नंबर 61, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। इनमें से कौन सा जो कि स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्म नहीं है? तो कौन सा नहीं है? इलेक्ट्रिक एनर्जी। द इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लोइंग एनर्जी, वो ये फ्लोइंग एनर्जी है विच ओनली कम्स व्हेन देयर इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब भी इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा तभी आएगी। दस इट इज नॉट फॉर्म स्टोर्ड एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 62 अगर हम देखें, ए ब्रास बॉल इज टाइड टू ए थिन वायर, एक थिन वायर से बांध दी एंड swung it as to move uniformly in the horizontal circle, एक horizontal सर्कल में घुमा रहे हैं उसे। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिगार्डिंग इज ट्रू आर ट्रू, जिसमें कौन से स्टेटमेंट जो कि ट्रू होगी? तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू होगी, द बॉल मूव्स विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी। जैसे आप घुमाते रहोगे ऐसे ऐसे करके तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉल घूमती रहेगी। और उसके बाद में द बॉल मूव्स विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और उसका एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों कांस्टेंट होंगे, आंसर भी हमारा सही हो जाएगा। द इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम सेज दैट द चेंज, अच्छा एक सेकंड, 62 सॉरी, डी ऑप्शन ठीक होगा, ये दोनों गलत होंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सेकंड सही होगा, द बॉल मूव विद ए कांस्टेंट स्पीड, वेलोसिटी नहीं कांस्टेंट स्पीड होगी उसकी। ठीक है। और उसके साथ में जो मैग्नीट्यूड है एक्सीलरेशन का वो भी कांस्टेंट हो, जो एक्सीलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ये दोनों सही हैं। ठीक है, फोर्थ और सेकंड, यानी बी नहीं होगा, डी होगा ऑप्शन। ये कह रहे हैं कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो इट गेट चेंज एज द डायरेक्शन, डायरेक्शन की उस पर चेंज हो जाएगा। ठीक है। The ball will move with constant speed and magnitude acceleration ball will be constant। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो बी ऑप्शन गिवन है, इफ द वेलोसिटी इज जीरो, अगर वेलोसिटी जीरो है एट एन इंस्टेंट, एक इंस्टेंट पे द एक्सेलरेशन शुड बी आल्सो जीरो, तो एक्सेलरेशन भी जीरो होना चाहिए एट दैट इंस्टेंट, उस टाइम पे। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन the external position velocity is zero, external position velocity is zero but acceleration is maximum। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। द फॉलोइंग फिगर represent the velocity time graph of a moving car on the road।
अब देखिए वेलोसिटी बढ़ रही थी टाइम के अकॉर्डिंग, उसके बाद में वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, टाइम बढ़ता रहा, उसके बाद में वेलोसिटी कम हो रही है, टाइम फिर भी बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है और वेलोसिटी फिर बढ़ रही है। तो विच सेगमेंट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट द रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन इसमें पूछा है कहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। तो बी और सी के बीच में दिखाई दे रहा है, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है वेलोसिटी, वेलोसिटी नेगेटिव है यानी कम हो रही है वेलोसिटी, ठीक है। तो बी सी सही हो जाएगा। तो वेलोसिटी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, रीजन होगा जो भी बी सी का, वो एम इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी होता है, तो नेगेटिव वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। Which one of the following is SI unit of the थर्मल कंडक्टिविटी मटेरियल की, उसकी SI यूनिट निकालनी है। तो ध्यान रखिए SI यूनिट थर्मल कंडक्टिविटी की मेजर होती है वोट पर मीटर केल्विन। क्या? वोट पर मीटर केल्विन, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, वोट पर मीटर केल्विन, ये सही आंसर हो, वोट पर मीटर केल्विन। 66 क्वेश्चन देखिए। The conservation of momentum is a collision between particles can be understood on the basis of। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, बोथ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है एक कोलिजन के अंदर बिटवीन पार्टिकल्स कैन बी अंडरस्टूड, कैसे समझा जा सकता है, तो न्यूटन के सेकंड और थर्ड लॉ के मदद से समझा जा सकता है। Conservation of momentum in the collision between particles is depend on both Newton's second law and Newton's third law of motion। चलो देख के जरूरत तो नहीं है, इस क्वेश्चन को रहने दो, ये आपकी एग्जाम के लिए नहीं। चलो दोबारा आ गया ये क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन करते हैं ना, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो। 68 क्वेश्चन, 68 क्वेश्चन ये। In SI unit of force Newton is given by, where m stands for meter। अगर हम बात करें SI यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है, 1 न्यूटन। 1 न्यूटन वो इक्वल किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है केजी इंटू मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई में अगर हम केजी कर देते हैं, यानी एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फोर्स बन जाता है F इज इक्वल टू एम ए। एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मास की यूनिट केजी, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो फोर्स। क्वेश्चन नंबर 69, 70 क्वेश्चन तक होंगे यहाँ पे। चलो 71 तक है यहाँ पे। अच्छा 73 तक गिवन है, चलो 73 तक ही है, ठीक है। 69 देखिए। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल एक्टेड अपॉन बाय द कांस्टेंट फोर्स इज। जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑन अ पार्टिकल एक्टेड अपॉन अ कांस्टेंट फोर्स, अगर कांस्टेंट फोर्स होगा तो कैसा बनेगा, वो एक पैराबोला टाइप बन जाएगा, ठीक है, पैराबोला टाइप बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन का नहीं होगा, सर्कल का नहीं होगा, पैराबोला बन जाएगा, कर्व डिपेंडिंग ऑन द इनिशियल कंडीशन भी नहीं होगा, कांस्टेंट फोर्स मींस कांस्टेंट एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट हो जाएगा। सो नाउ s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर आ जाएगा, और वो रिप्रेजेंट करेगा एक पैराबोला पाथ। 70 क्वेश्चन देखिए। विच वन among the following happen when a swing rises to a certain height from its rest position। क्या होगा, विच ऑफ द में से क्या होगा जब एक स्विंग राइजेज होगा टू इट सर्टेन हाइट फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजीशन, तो क्या होगा, इट काइनेटिक एनर्जी, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, इट्स काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी उसकी इंक्रीज बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखिए जब भी एक ऊपर की तरफ उछाला जाएगा तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, पी इक्वल टू एम जी एच इंक्रीज हो जाएगा, एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टोटल एनर्जी ई इज इक्वल टू के ई प्लस पी ई इज कॉन्स्टेंट, के इज डिक्रीज।
काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, नेट फोर्स जीरो पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 आपको दिया गया है, ठीक है, यूनिट दी गई है वो मिलानी है, ठीक है। तो डिस्टेंस की यूनिट, तो लाइट ईयर डिस्टेंस की यूनिट है, 1 का 3, अमाउंट ऑफ मटेरियल, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, एनर्जी, ठीक है। बी का 1 हो जाएगा, अमाउंट ऑफ मटेरियल मोल में मापेंगे, ठीक है। और आपका अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो मापेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट होती है कूलम। और एनर्जी फोर्थ, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। लार्ज डिस्टेंस इज मेजर्ड इन लाइट ईयर, amount of a material is measured by a mole, amount of electric charge is measured in coulomb, energy is measured in watt hour। अगर ये तो सेम ही क्वेश्चन नहीं, अलग अलग है, सेम ही क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 72, a person stand on its 2 feet over a surface and experience a pressure P. Now the person stand on only 1 foot. He would experience a pressure of magnitude। तो P इज इक्वल टू एफ ए होता है, क्या होता है, एफ ए। अगर एरिया को हाफ कर दिया तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी 2F हो जाएगा, F बाई ए तो P होता है तो 2P हो जाएगा। तो प्रेशर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन। अगर हम एरिया को हाफ कर देंगे तो प्रेशर 2 टाइम्स हो जाएगा। पहले 2 पैरों पे खड़ा था, अब एक पैर हटा दिया तो क्या हो गया, प्रेशर दुगना हो जाएगा उस पर, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 73, ये आपके सामने ग्राफ दिया है, डिस्प्लेसमेंट है एक्स और टाइम ग्राफ है टी। अब वो अप्रोक्सीमेटली रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ ए, किसका मोशन ये दिखा रहा है, तो एक्चुअली ये दिखा रहा है आपका सिंपल पेंडुलम emerged in water। When a simple pendulum emerged in water, then its oscillations are damped। उसकी जो oscillation है ना वो damped हो जाती है, and oscillations amplitude goes on decreasing with time। तो उसकी जो डिक्रीज हो जाती है, सबसे पहले सबसे ज्यादा थी, फिर कम होती कम होती कम होती, बिल्कुल कम हो गई, ठीक है। ये होता है when a simple pendulum emerged in water, वाटर के अंदर emerged हो जाए। चलो 73 क्वेश्चन तक थे आज आपके, तो 73 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखिए 73 तो क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए, तो धीरे धीरे ना हम आगे के क्वेश्चन भी कंप्लीट करेंगे। और मेरे ख्याल से 200-250 क्वेश्चन तो होंगे ही फिजिक्स के, मैक्सिमम ही होंगे, ज़्यादा ही होंगे उससे। तो आपका क्या काम है अभी, एक बारी इस वीडियो को 2x की स्पीड से देख लिया करो, अगर कुछ दिक्कत होती है तो 2x की स्पीड से देख लो, ताकि जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए वीडियो, और साथ साथ में रिवाइज हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस। और मेनली यही क्वेश्चंस आते हैं घुमा फिरा के आपके एसएससी के एग्जाम में। ये आपका एनडी और एनए का एग्जाम में आया था, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है और एसएससी यहीं से उठाती है, ठीक है। चलो आज की इस वीडियो में इतना ही, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। कमेंट करके बताना अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी जरूर करेंगे। चलो फिर आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।